नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हमेशा की तरह इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। 8 नवंबर 2016, तारीख तो याद ही होगी आपको। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए सारे टेलीविजन चैनलों पर और उस दिन उन्होंने घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। और उस दिन को शायद इस समय जितने लोग हैं और जिन्होंने उसके बाद जो कुछ हुआ वो देखा है अपनी आंखों से, कभी भूल नहीं सकते। मैं आज आपको एक क्यों बता रहा हूं। सवाल है, क्या फिर बदलने वाले हैं नोट? जी हां, बड़ी चर्चा चल रही है इसकी और हो सकता है आपके मैसेजेस, आपके फोन में कई मैसेजेस आए हों, आपने कई जगह शायद सोशल मीडिया पर ऐसी खबर पढ़ी हो कि सरकार फिर नोट बदलने पर विचार कर रही है। मैंने नोटबंदी की बात केवल आपको इसलिए याद दिलाई कि उस वक्त भी नोट बदले थे। मैं नोटबंदी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, तो इसलिए इस कम से कम शुरुआत में ही आप इस बात से तो बिल्कुल बेपरवाह हो जाइए कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन क्या नोट बदलने जा रहे हैं, यह सवाल है। इसका जवाब देवेंद्र देंगे, लेकिन उससे पहले कि ये बताएं और सारा सस्पेंस खत्म कर दें कि ऐसा सच में होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा, इसके पीछे आर्ग्यूमेंट क्या है? क्या हमारे यहां ऐसी बात कभी चली थी? क्या इस वक्त सरकार में इस पर कभी विचार हुआ भी था? हमें जरूरत भी है क्या? इससे खर्चा बढ़ेगा या इससे खर्चा घटेगा? प्लास्टिक का नोट चलाने की बात हो रही है। क्या इस बार जो नोट छपेंगे वो प्लास्टिक के नोट होंगे? प्लास्टिक के नोट कैसे चलेंगे? दुनिया में कितने देश हैं? कोई देश है जहां प्लास्टिक का नोट चलता है? ये सारी बात देवेंद्र से हम जान लें पहले। क्या भारत सरकार ने कभी इस बात पर विचार किया है कि देश में प्लास्टिक के नोट चलाए जाएं? बिल्कुल सौरभ, और 2012 में ये किया गया था। आरबीआई ने तब ये किया था कि छोटे डिनोमिनेशन वाले 10 और 20 रुपए के जो नोट होते हैं, तो देश में 5 जगहों पे, कोचीन, मैसूर, शिमला, अहमदाबाद, इस तरह से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से उस लोकेशन का चयन करके वहाँ पर ट्रायल के तौर पर इसको देखा गया। शुरुआती ट्रायल में ही ये समझ में आया कि तब वहाँ के जो एटीएम थे वो उस रूप में तब सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। उस समय जो तकनीक थी एटीएम की और बाकी दूसरी तकनीकी जटिलताएं आ रही थी, तो उस लिहाज से फिर उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। यानी कि 2012 में यूपीए सरकार के तहत एक पायलट आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे इसका टेस्ट किया था। ये करने के पीछे वजह सौरभ क्यों आती है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जैसे अभी इसको अगर प्लास्टिक नोट जिसे कहा जा रहा है वो पॉलीमर का होता है। बेसिकली वो पॉलीमर नोट इस रूप में होगा कि जैसे ऐसा नहीं होगा कि जो आपका एटीएम कार्ड है उस तरह का हो, ऑलमोस्ट कागज के नोट की तरह ही जैसा रहेगा वैसे ही उसको आप फोल्ड कर सकते हैं, वैसे ही सहज रहेगा, वही बहुत बारीक लचीला रहेगा। हाँ, कहीं से आपको ये नहीं समझ में आ गया कि कुछ अलग चीज़ आप कैरी कर रहे हैं। बस वो पॉलीमर बेस्ड होगा, यानी कि बहुत बारीक पतला पॉलीमर, यानी कि प्लास्टिक का रूप होगा। अभी हम लोग जो नोट इस्तेमाल करते हैं वो कॉटन पेपर होता है। कॉटन मतलब कपास से जो निकलता है पेपर, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो पॉलीमर पर आप लेके चले जाएंगे, पतली प्लास्टिक वाली चीज़ हो। अब सवाल ये है कि ये क्यों लेकर चले जाएंगे, इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? जैसे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है सौरभ कि एक तो हम लोग जिस नोट का इस्तेमाल करते हैं, जिस करेंसी का, कागज़ का, वो गंदे जल्दी होंगे, फटते जल्दी हैं, बारिश में भीगना, ये तमाम समस्याएं उसकी मेंटेनेंस को लेकर रहती है। मुड़ जाते हैं तो अजीब सा हो जाता है। हाँ, वो बदलना बहुत पड़ता है आरबीआई को। जैसे इस बार ही अगर बात कर लें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में तकरीबन 23 बिलियन से ज़्यादा ऐसे करेंसी नोट बदलने पड़े थे। अच्छा, अब उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि उतने नोट अगर आपको, और वो पिछले साल से उसमें ज़्यादा इजाफा है, 11-12% लगभग ज़्यादा रहा होगा। नोटों की छपाई के जो कॉस्ट होता है वो तकरीबन पहले, जैसे एक साल पहले में अगर 5,000 करोड़ के आसपास था, 5,100 करोड़ के आसपास समथिंग, इस बार 6,300 करोड़ के आसपास। ये फाइनेंशियल ईयर 25 में 6,372 करोड़ रुपए लगे। तो ये सीधे नए नोट छापने में तो आपको खर्च भी आपको दिख रहा है कि ज्यादा लग रहा है। वो छापना इसलिए पड़ रहा है कि पुराना नोट खराब हो गया, फट गया, आउट ऑफ सर्कुलेशन। हाँ, अच्छा, खराब होगा तो खराब नोट को तो आप वापस लेंगे ना, तो उसमें फिर आपको नया नोट छापना पड़ रहा है। तो आपको एक तो नोट बहुत ज़्यादा बदलने पड़ रहे हैं, उसमें कीमत बहुत ज़्यादा लग रही है। तो वहाँ पर ये आइडिया रहता है कि क्या कोई ऐसी करेंसी हो सकती है जिसको आप मेंटेनेंस ज़्यादा आसान हो, बार बार ना छापना पड़े। अब सवाल ये ज़रूर है कि क्या उसको छापने में सस्ता होगा या महंगा होगा। तो शुरुआती दौर में अगर आप जब उसका इस्तेमाल होगा तो वो दिखेगा कि ये तो महंगा है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो अल्टीमेटली वो आपको बहुत सस्ता साबित होगा। पहली चीज़ चीपनेस के हिसाब से, और दूसरी चीज़ कि सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल होंगे उसमें वो ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे। उस पर भी हम लोग आगे बात कर लेंगे कि क्या क्या उसमें हो सकते हैं और क्या क्या होते हैं ऑलरेडी दुनिया में।
तो जब वो ज़्यादा एडवांस होगा तो आप समझ सकते हैं कि नकली नोटों को लेकर जो लगाम लगाने की बात कही जाती है, उस पर भी लगाम उसमें लगेगी। भी अगर फिर से अगर नया सिरे से शुरू हुआ है तो उस पर भी आप लगाम ये लगा सकते हैं। टेक्निकल डोमेन है, हालांकि जो रिसर्च में थोड़ा बहुत जो टर्म्स आए हैं सामने, मैं तो नहीं समझता इसको। जैसे आप जो ये बहुत बड़ा फैक्टर, मतलब वजह अगर ऐसा है तो ये बड़ी वजह होगी सिक्योरिटी फीचर्स की, सी थ्रू विंडोज, माइक्रो ऑप्टिक्स, स्पेशल लिंक्स। हाँ। अब ये अब जैसे इसमें क्या होता है सौरभ, कि जो सी थ्रू विंडो है, जैसे पहली बात तो ये कि क्या ये करेंसी दुनिया में चलन में है, लगभग 60 देशों में ये चलन में है। 60 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने सौरभ इसका इस्तेमाल किया था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूरोप में रोमानिया, बहुत सारे देश में इसका इस्तेमाल होता है। सिंगापुर, हाँ। थाईलैंड, न्यूजीलैंड, और कई जगह सिर्फ यही है, कई जगह मिक्स रहता है। ओके। ठीक। अब इसमें ये है कि जो See-through सी थ्रू विंडो सौरभ, इसमें ये रहता है कि उस करेंसी को जब आप देखेंगे ना, तो उसमें बीच में, आप तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, आपने देखा भी होगा कि उसमें बीच में एक विंडो जैसे आपको स्पेस दिखेगा, वो ट्रांसपेरेंट होता है, जो दूसरी तरफ आप उसको देख सकें, और उसके अंदर कुछ कुछ मार्क्स बने होते हैं, वो भी विजिबल नज़र आते हैं आपको। तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने सिक्योरिटी को लेकर ऐसा कर दिया कि कोई सामान्य प्रिंटिंग प्रेस से कोई उस तरह का, वैसे प्रिंटिंग प्रेस से नकली नोट बनाना उसके लिए बहुत जटिल हो जाएगा। दूसरी चीज़ की जो होलोग्राम, वो माइक्रो होलोग्राम, ऑप्टिक्स होलोग्राम जो रहते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वो होलोग्राम ऐसा होगा कि अगर आप थोड़ा सा अलग दिशा में उसको देखें तो फिर नोट का रंग बदलता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से आप कोण बदलेंगे, चाहे उसके नंबर्स हों या साइन हो, वो कलर अलग नजर आएगा। तो वहाँ भी ये सिक्योरिटी के हिसाब से आपको एडेड एडवांटेज दे रहा है। कई प्रोडक्ट्स पर आप देखते होंगे होलोग्राम चिपका होता है, फिल्म जैसा होता है, सिल्वर जैसा। हाँ। उस पर रोशनी पड़ती है तो अलग अलग रंग जो है उसको दिखाई देता है। और कई उसमें सामान्य होलोग्राम होगा, कई जो ऑप्टिक वाला होता है ना, माइक्रो ऑप्टिक वाला, वो ज़्यादा एडवांस होगा, तो उसमें बहुत सारे कलर चेंज होंगे, तेजी से कलर चेंज। वो नोट हाथ में रख के बहुत मतलब चिकना सा लगता है हाथ में, खराब नहीं होता, आप फोल्ड करके उसको रख सकते हैं कैसे। बाकी सारी चीज़ें सुविधा के हिसाब से सारी वैसे ही रहेंगी। इंक के स्पेशल इंक का उसमें इस्तेमाल होगा, तो स्पेशल इंक में अगर आप देखेंगे तो कई सारी छपाई आप देखते होंगे जिसमें ऐसा लगता है कि वो वर्ड्स ऊपर उभरे हुए हैं, उनके भी कलर चेंज होंगे थोड़ा सा। अगर आप अलग दिशा में अगर देखें तो उसमें कलर भी इनका अलग नज़र आएगा। तो ये सारे तीनों फीचर जो है ना, वो सिक्योरिटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कि अगर आप इस काम को करें तो वो वैल्यू एडिशन वो दे रहा है, और पॉलीमर कैरेक्टर उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये ड्यूरेबल होंगे, सिक्योरिटी पैरामीटर्स पर और ज़्यादा मानक जो है वो बार ऊपर हो जाएगा, नकली नोट बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, ये लंबा चलेंगे। ये बताया जा रहा है कागज़ की नोट की तुलना में 2.5 से 4 गुना इनकी लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी 2.5 से 4 गुना तक। और अभी भी सौरभ आप देखेंगे कि भले ही डिजिटल पेमेंट भारत में तो क्रांति ला दिया पूरी दुनिया के लिहाज से, लेकिन फिर भी करेंसी वाला जो पोर्शन है ना, वो अपना ख़त्म नहीं हुआ है। वो आपकी निर्भरता आपकी इकोनॉमी में बनी हुई। यही बताने वाला भी था कि किसी को लग सकता है कि जब हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू, फिर इसकी क्या ज़रूरत है। यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने एक नया रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश में नोटों का चलन खत्म हो गया है। देश में आज भी 42.86 ट्रिलियन रुपीस की करेंसी सर्कुलेशन के अंदर है, वो खत्म नहीं हुई है, वो भी उपयोग में आ रही है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। उसमें एक ही फाइनेंशियल ईयर में 23.3 के आसपास रहा होगा फिर, मतलब 23 बिलियन से ज़्यादा नोट आपको चेंज करने पड़े। 23 बिलियन एक साल में से। तो अब आखिर में वो सवाल जो सारी चर्चा के मूल में है, क्या वाकई में नोट बदलने वाले हैं सरकार के द्वारा, और क्या वाकई इस बार प्लास्टिक के नोट लाए जाएंगे? अगर हाँ, तो फिर ये कब होने जा रहा है, अब ये बता दें। और सोर्सेस से जो जानकारी मिली उसके हिसाब से आरबीआई, जैसे कि हमने पहले बताया कि 2012 में आरबीआई इसके लिए ट्रायल चला रहा था पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पे, और फिर उसके बाद रोक लिया गया उस चीज़ को। हम सभी जानते हैं कि नोटों के संचालन का सारा जिम्मा आरबीआई ही उठाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई की 2 बैठकें हुई हैं, और उन दोनों बैठकों में इस बात को लेकर शुरुआती चर्चा हुई है। शुरुआती चर्चा का मतलब ये कि इस आइडिया पर, इस खर्च को देखते हुए, और जितने नोट आपको चेंज करने पड़े और उसमें जितना खर्च हुआ, उन दोनों पहलुओं को जिक्र करके आरबीआई की जो 2 बैठकें हुई हैं, उसमें सोर्सेस से जानकारी मिली कि उन बैठकों में इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि इसको फिर से पायलट के तौर पर शुरू करना चाहिए। छोटे पैमाने पर, छोटे करेंसीज, क्योंकि वो ज़्यादा चलता है, जैसे 10 और 20 के नोट को अगर आप देखें तो वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो उस करेंसी के हिसाब से इसको करना चाहिए। हालांकि जो नोट बर्बाद हुए उसमें 500 और 100 वाले ज़्यादा बर्बाद हुए थे पिछले साल, लेकिन छोटे करेंसी पर इसका ट्रायल किया जाना चाहिए।
अब हमारे एटीएम भी ज़्यादा एडवांस हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, तकनीकी तौर पर ज़्यादा सक्षमता है, तो इसको ट्रायल करके देखा जाए और उसी तरह से जो भौगोलिक क्षेत्र, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में इसका चलन कराया जाए, जैसा कि 2012 में करने की कोशिश की गई थी। अब इसको बड़े पैमाने पे किया जाए उसकी तुलना में। ये सारी चर्चाएं शुरू हुई है, लेकिन ये शुरुआती दौर की चर्चा है, ये फैसला इस पर अभी नहीं हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि इस काम को कर ही लिया जाए, ये भी नहीं है कि ये काम एकदम से चर्चा में ही नहीं है, चर्चा में है। मीटिंग में बाकायदा इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ है। अभी आरबीआई के स्तर पे हुआ है ये? आरबीआई कहीं हाँ, ये काम मतलब है, लेकिन सरकार की तरफ से हाँ या ना कुछ नहीं हुआ अभी इसमें? नहीं, अभी तो आरबीआई ही पहले ये तय कर ले कि हमको इसका काम को करना है। तो आरबीआई की शुरुआती 2 मीटिंग हुई है उनकी, उन दोनों मीटिंग में इस बात को लेकर मतलब ये खबर अफवाह नहीं है, इस खबर के पीछे कोई बेसिस है, या आप बता रहे हैं आरबीआई में ये चर्चा में है, इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकता है। और ऐसा नहीं होगा कि उन सारे नोटों के लिए कर दिया जाए। वहाँ फिर से अगर आप देखेंगे तो छोटे नोट के लिए ही करके किया जाएगा। उसमें कई सारे देशों में ये ऐसा भी होता है कि पॉलीमर के साथ साथ कॉटन बेस्ड करेंसी भी रहती है। हालांकि यूएस का केस अगर आप देखें तो यूएस डॉलर, जैसे आपने देखा होगा यूएस जाने पे, कि वो लिनन, एक कॉटन के साथ एक लिनन मिक्स होता है, वो कागज जैसा ही लगता है, वो कागज जैसा ही लगेगा, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी भी ड्यूरेबिलिटी पॉलीमर वाले नोट जैसी नहीं होगी, यानी कि प्लास्टिक नोट जैसी नहीं होती। डिनोमिनेशन को लेकर के कोई बात चर्चा चल रही है क्या? कि जैसे मैंने 2016 वाले एपिसोड से बात शुरुआत की थी, तो 500 और 1000 की करेंसी और साथ में छोटी करेंसी 10, 20, 100, 200, 500, 2000, ये करेंसी रह गई थी। अब 2000 का नोट तो मिलता नहीं किसी को, वो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गया ऑलमोस्ट। तो क्या डिनोमिनेशन पर भी, नई डिनोमिनेशन पर भी कोई चर्चा हो रही है? नहीं, इसमें कोई किसी और चीज़ को लेकर कोई और चर्चा नहीं। और करेंसी के डिनोमिनेशन में अगर आप कोई बदलाव करने जा रहे हैं, कुछ ये करने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पॉलीमर नोट्स का पायलट प्रोजेक्ट लेके आना चाहिए, उसको चलन में लेकर आना चाहिए, देखना चाहिए, इस बात को लेकर चर्चा हो। चलें, तो ये तो खैर अच्छी खबर है। ये सरकारें जो हैं वक्त वक्त पर ये डिसीजंस, इस किस्म के फैसले देखती हैं कि करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, ये इससे ये भ्रम ना फैल जाए कि ऐसा होगा तो पॉलीमर नोट का अगर ट्रायल होगा तो हमारे 10 के नोट प्रभावी नहीं रहेंगे, 20 के नोट प्रभावी रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्रमशः उसको लाकर, जैसे आप फेज आउट किया जाता है ना, कि नए नोट जो छपेंगे वो उस तरह वाले छप जाएंगे। तो आमतौर पे आप जो नोट का धारक होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि हर करेंसी, हर टाइप की करेंसी वैलिड होगी। अभी तो आरबीआई कैंपेन चला रही है, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मैंने देखा कि ये 10 का रुपया चलन के बाहर नहीं हुआ, सिक्का, ये 10 का सिक्का अभी भी चलता है। तो क्योंकि अब कई लोग लेने से मना करते हैं उसको। खैर चलें, ये एक ऐसी बात है, जैसे आप कह रहे थे कि ये वक्त वक्त पर सरकारें ऐसा सोचती हैं। तो ये अभी विचार के स्तर पर है, इस पर जब पक्की खबर आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। मैं आपको दूसरी पॉलिटिकल खबर आज की बड़ी बताता हूं। मोदी शाह का अगला ऑपरेशन, क्या कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? बंगाल की खबर आपने दिन भर से देखी होगी। बंगाल में आज ममता बनर्जी ने धरना दिया। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक सांसद उनके साथ नहीं है, अब ये बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने मीटिंग बुलाई तो 80 में से 17 विधायक पहुंचे थे, और जो बागी विधायक हैं उन्होंने मीटिंग की तो वहाँ 52 विधायक पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 दर्जन के करीब सांसद जो हैं उनके, वो पार्टी के साथ नहीं है, यानी ममता बनर्जी के साथ नहीं है। और ममता जी के धरने में भी आज कोई बहुत जोर खास दिखाई नहीं दिया। तो क्या बीजेपी वहाँ पर एक तरीके से टीएमसी ममता के हाथ से निकलकर किसी और के हाथ में, नहीं, कोई नया नेता हो जाए, टीएमसी का सिंबल भी चला जाए ममता जी के हाथ से, पार्टी भी चली जाए, और एकनाथ शिंदे ने जैसे महाराष्ट्र में किया, जैसे अजीत पवार ने एनसीपी के साथ किया, वैसा हो और वो बीजेपी के साथ अलाइन हो जाए? और क्या डीएमके साउथ में, क्या डीएमके जो है वो भी अब बीजेपी के साथ किसी तरह की गर्मजोशी वाले रिश्ते जो हैं वो बनाना चाह रही है? कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग डीएमके में और बीजेपी के बीच में हुई है क्या? और इस सब के, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या चर्चाएं जो चल रही हैं कि महिला आरक्षण, डीलिमिटेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सारे बिल जिनको पास कराने के लिए लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी सरकार को, ये सारे ऑपरेशन उसको दिमाग में रखकर अंजाम दिए जा रहे हैं? कुछ इसमें बेसिस है इस खबर में? टीएमसी के लिहाज से सौरभ, सबसे पहले बात कर लें तो जिस प्रकार से ममता बनर्जी को भवानीपुर की जनता ने नकारा, पिछली बार नंदीग्राम ने नकार दिया था, अभिषेक बनर्जी पे अंडे फेंके जा रहे हैं, तो ये सीधे सीधे इस बात का सबूत है कि जनता में आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। जनता ने आपको सीधे नकार दिया। तो अगर जनता ने नकार दिया है तो टीएमसी के नेता फिर आपके पीछे कैसे रहेंगे? आमतौर पर तो पॉलिटिक्स में हम सभी जानते ही हैं ना कि उगते सूरज को सलाम किया जाता है। नरेंद्र मोदी के पीछे अगर बीजेपी खड़ी है तो इस लिहाज से नहीं खड़ी है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा उनको पसंद है, वो इस लिहाज से खड़ी है कि उनको पता है कि ये व्यक्ति रिजल्ट देता है, जिताता है पार्टी को, और पार्टी को इतनी शानदार सफलता देकर यहाँ पर लेकर आए। तो आप ऑलरेडी कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं एक लीडर के तौर पर। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में कमांडिंग पोजीशन इस लिहाज से नहीं हो पाती कि आप रिजल्ट नहीं दे पाते। तो लीडर वही है जो लीड करे, यानी कि लीड फ्रॉम द फ्रंट और रिजल्ट दे।
ममता बनर्जी उस काम को बिल्कुल नहीं कर पा रही हैं। इस चुनाव ने दिखा दिया, अपना चुनाव ही जब हार जा रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि टीएमसी नेताओं के अंदर कैसे ये असुरक्षा आ गई है कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं उसकी हालत इतनी पतली है। तो अगर वो चुनाव जीत भी गए हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है ना कि लोकल लेवल पर चाहे जो इक्वेशन हो, इस लेडी के चलते या अभिषेक बनर्जी के चलते तो हम नहीं जीते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ममता जी खुद अपना चुनाव जीत गई होती। तो अगर अपने गढ़ में आप अपना चुनाव हार रही हैं तो दूसरा विधायक जो टीएमसी का जीता है वो कैसे मानेगा कि हमारी जीत में आपका योगदान रहा है। वहाँ पर फिर उसके अंदर एक भगदड़, एक असंतोष, और अभिषेक बनर्जी के फंक्शनिंग को लेकर था टीएमसी के भीतर ज़बरदस्त असंतोष और अब पहले से था। तमाम उनके नेता बोलते भी रहे हैं इस बात को। कई जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए वो टीएमसी से बाहर गए। बहुत ऐसे हैं कि टीएमसी में एक तरह से निष्क्रिय नज़र आते थे। जैसे चुनाव के दरमियान भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बहुत सारे सांसद दूसरों में एक्टिव रोल में नज़र नहीं आते थे, जैसा चुनाव में दिखना चाहिए। बताया यही जाता था कि वो अभिषेक बनर्जी के फंक्शनिंग को लेकर बहुत नाराज़ हैं। तो ऐसे में इतने सारे विधायकों का अविश्वास खोने के बाद कि आपकी बार बार बुलाने पर बैठक में विधायक नहीं आ रहे हैं और एक दूसरा आपका विधायक बुला ले रहा है मीटिंग, उसमें कई सारे विधायक पहुंच जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ दिख रहा है कि एक अलग गुट वहाँ पर बन रहा है। बीजेपी इस मामले में एकदम क्लियर है कि उसको टीएमसी को लोगों को ज्वाइन नहीं कराना है, टीएमसी के विधायकों को नहीं लेना है, कोई एंटी डिफेक्शन कर रहे हैं या उतना नंबर्स के हिसाब से विधायकों के केस में दिक्कत नहीं है। सांसद के केस में हो सकता है थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन विधायकों के केस में तो 2/3 में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। फिर भी बीजेपी इन प्रिंसिपल वो डिसीजन ले चुकी है कि हमें इस काम को नहीं करना है, क्योंकि भाजपा का फिर टीएमसी करण हो जाएगा। टीएमसी में रहते हुए वो अलग गुट बनाएंगे, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी एकदम से किनारे हो जाएं, उनकी राजनीति वाइप आउट हो जाए, ये बीजेपी को ज़रूर सूट करेगा। और उस तरह की सिचुएशन टीएमसी के भीतर नज़र आ रही है। वैसे टीएमसी के लोकसभा सांसद जो कि बीजेपी में लगातार अपने चैनल तलाश रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे एरिया के इतने सारे विधायक हार गए तो जनता का मूड तो उनको दिख रहा है, तो अगले चुनाव में जब हम जाएंगे और ख़ास तौर पे तब जब हमारा सिस्टम और जो नेक्सस एक होता था वो भी ख़त्म हो गया, तो फिर हम अगला चुनाव कैसे जीतेंगे? तो वो बीजेपी के सहारे जीतेंगे। तो बीजेपी भले ही उनको अभी ले नहीं सकती या वो टीम से तुरंत छोड़ नहीं सकते, लेकिन टैक्टिकल मौके पर जैसे वोटिंग की नौबत होगी उस दिन टीएमसी के नेता, उस नेता को कोई काम पड़ जाएगा, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, कोई कहीं और किसी कार्यक्रम में बिजी हो जाएंगे, किसी का बर्थडे आ जाएगा। इस तरह की चीजें आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे हाउस में। मैं तो इसके और फॉर्मल वर्जन की बात कर रहा हूं आपसे, जैसा महाराष्ट्र में हुआ था भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली में और चीफ विप यही लोग तो तय करते हैं कि भाई पार्टी का रुख क्या रहेगा किसी मुद्दे पर, किसी विधेयक पर। तो उस रूप में फॉर्मली जैसे बंगाल में तो ये लोग अपना एलओपी बनवाना चाहते ही हैं, जो बागी गुट है वो, तो हमारा फिर वो उनका विप भी उनका होगा, तो वो पूरी तरीके से जो चाहे कर सकते हैं। वो लाइन तो एकदम अलग रहेगी सौरभ, उसमें तो कोई भ्रम ही मत रखिए कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से अलग लाइन अब टीएमसी की चलेगी। वो हाउस में वो नजर आएगा और विधानसभा में वो ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के सामने सब कुछ अगर हो रहा है तो ममता बनर्जी के जो विधायक जीत गए हैं, जीते हुए विधायकों की बात मैं कर रहा हूँ, हारे हुए नहीं, उनमें ममता बनर्जी और खासतौर पर अभिषेक बनर्जी का जितना असर होगा उससे कई गुना ज़्यादा असर शुभेंदु अधिकारी। ये अंडरस्टैंडिंग डीएमके के साथ भी बन रही है। डीएमके उस रूप में सौरभ रहेगी जैसे डीएमके का जो स्टैंड रहा है सनातन को लेकर, डीएमसी ने जो एक लाइन ले रखी थी डीएमके ने, तो बीजेपी कभी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि पब्लिकली उनके साथ रहे। डीएमके को भी अपने तमिलनाडु में एक पॉलिटिक्स की चिंता रहेगी, लेकिन अब डीएमके के जो इमीडिएट राइवल या पॉलिटिकल शत्रु के हैं वो कांग्रेस पार्टी और विजय हैं, बीजेपी नहीं। वहाँ पर ज़रूर फिर कांग्रेस पार्टी की जो पार्लियामेंट में लाइन रहेगी उससे वो दूरी बनाना चाहेंगे। जिस प्रकार से वाईएसआर जो काम करती थी, भले ही वाईएसआर एनडीए का पार्ट नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट में हर मौके पे जब खासतौर पे बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी था वो सपोर्ट करती थी किसी न किसी रूप में, गैर हाजिर होकर वोटिंग से या दूसरी चीज़। बीजेडी करती थी, बीजेडी करती रही। वही नज़र आपको डीएमके के केस में भी नज़र आएगा कि राहुल गांधी जो लाइन खींचेंगे उससे वो अलग जाना चाहेंगे, अलग दिखने के लिए जाना चाहेंगे, और वहाँ पर बीजेपी को इनडायरेक्ट फ़ायदा हो जाएगा कि खासतौर पे जब क्रूशियल वोटिंग का मौका होता है। अब ये सब किस लिए? तो ये चर्चाएं हैं कि बीजेपी, बल्कि इनफैक्ट आपने तो बताया भी था कि डिलिमिटेशन बिल जो है और महिला आरक्षण इसी 2029 से ही लागू करना चाहती है बीजेपी। लोगों को मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा कि उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी की भी बात चल रही है कि उसको भी लागू कर दिया जाए, जहां तक जितना भी पॉसिबल हो सके। इनफैक्ट एक अखबार में तो ये रिपोर्ट थी, उसमें डीएमके के एक्स मिनिस्टर्स को, सीनियर लीडर्स को कोट करके कहा गया था कि डिलिमिटेशन के मुद्दे पर बीजेपी ने मतलब वो एक टच में है, और डीएमके में ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि अगर हम जनता को ये कन्विंस कर पाएँ
कि दिल्ली ने अपना प्रपोजल कुछ हमारे कहने पर बदला है और अब प्रॉब्लम नहीं है इस डिलिमिटेशन में, तमिलनाडु का कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो डिलिमिटेशन बिल का भी साथ दे सकते हैं। प्रॉब्लम सौरभ पहले भी क्योंकि नहीं था, तो बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जनसंख्या के हिसाब से जाएं तो तमिलनाडु का हिस्सा तो बहुत कम हो जाएगा, फिर बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स के ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसके हिसाब से तो आप जा नहीं सकते। तो जो 50% वाला फॉर्मूला है गृहमंत्री अमित शाह का, वो तमिलनाडु के लिहाज से भी ज़्यादा फायदेमंद है कि उसमें सीटें आपको अच्छी आ रही हैं, और उस लिहाज से फिर डीएमके को ये समझाना ये आसान काम हो जाएगा वहाँ पर। और ये बीजेपी ज़रूर ये चाहेगी कि, जैसे पहले भी हम लोग बात करते रहे, कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये ज़रूर चाहेगी कि 2029 में महिला आरक्षण बिल धरातल पर उतरे और उसके साथ डिलिमिटेशन हो। और उस डिलिमिटेशन को अगर बंगाल के संदर्भ में समझे सौरभ, क्योंकि बंगाल के लेकर चर्चा ज़्यादा हो रही है, तो लगभग 65 से 66 सीटें होंगी, और उनमें से जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें होंगी वो तकरीबन 5 रह जाएंगी डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा की सीटें। हाँ, उस तरह का खांचा नज़र आ रहा है। ओके, तो उस लिहाज से आप फिर समझ सकते हैं कि ये कितनी मुसीबत भरी बात तो मतलब 2000 ये बीजेपी की पूरा प्रयास है कि ये दोनों बिल पास करा लिए जाएं, वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन। उसके लिए एकदम जोरदार कोशिश। तो ये मतलब क्योंकि 29 में अब 3 साल का वक्त है, तो मतलब ये डिलिमिटेशन में भी कुछ समय लगेगा निश्चित। तो ये तो आप देखेंगे कि या तो अगर मानसून सेशन में कोशिश हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा विंटर सेशन जब जाए तो उसमें ये कोशिश हो जाए। इसको बहुत लंबा नहीं खींचा जाएगा। इतना ज़रूर है कि एनडीए ये कोशिश करेगा कि नंबर्स आप इस बार पूरा सेट कर लें, फिर लेकर आएगा लोग बिल। इस बार अगर बिल आएगा जब, तो आप ये समझिए कि इनका जो होमवर्क था वो पूरा हो चुका है, पास भी होगा, फिर पास भी होगा। तो ये खैर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये देखिए कि इसको लेकर के कब बीजेपी आगे मूव करती है, पब्लिकली कब मूव करती है। अभी तो सोर्सेस के थ्रू ये खबरें जो हैं ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन शशि थरूर को मैं सुन रहा था, उन्होंने इस बात पर रिएक्ट भी किया कि हाँ, हम भी ये चर्चाएं सुन रहे हैं। हो सकता है नेताओं के बीच में भी बातचीत चल रही हो इस बात को लेकर के। तो वो ये कह रहे थे कि लेकिन पिछली बार भी ये स्टंट नहीं चल पाया था भाजपा का, आगे भी नहीं चल पाएगा। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों को जानते हुए कि उस वक्त तो चुनाव के बीच में ये हो रहा था, तो शायद ज़्यादा मैसेजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बजाय कि पास कराना। नंबर शायद उस वक्त उनको भी पता था कि नहीं है हमारे पास। हाँ, और वो ये इस हद तक उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उन नेताओं का रवैया वैसा रहेगा। इन लोगों को ये भी था कि अगर सारी चीज़ें सामने आएंगी तो शायद उनको समझ में आ जाए, क्योंकि जनता का मूड वो लोग देखेगा कि महिलाओं की नज़र में, आधी आबादी की नज़र में आप ये नहीं जा सकते कि आप विरोधी हो रहे हैं। लेकिन इस बार के रिजल्ट के बाद शायद समझ में आ गया होगा टीएमसी के सांसदों को भी कि भाई इस मुद्दे पर विरोध करना खतरनाक हो सकता है। तो आज आपने सारी बड़ी खबरें जो हैं वो जनता के सामने हमारे लिए एक्सप्लेन की हैं। भारत की खबर के व्यूअर्स के लिए नए नोट आ रहे हैं क्या, प्लास्टिक के नोट आ रहे हैं क्या, टीएमसी कितना टूट रही है, डीएमके कितना साथ देगी, वो महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कब मूव करने वाली है आगे। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।